GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है कि महीनों की जो इंतखाबी मुहिम चली उसके नताइज मेरा ख्याल है बहुत गैर ज़्यादा मुतवक्को तो नहीं, लेकिन गैलप और पल्स और दीगर जो सर्वे थे उसमें जिस बड़े पैमाने पर PTI को कामयाबी दिलाई जा रही थी, इस एतबार से देखा जाए तो उन्हें एब्सलूट यानी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी, यानी गालिबन जो 13 मेंबर जीत सकते थे। ताहम तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात की हैसियत से उभरी है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन में कोई 1 मिले थे, लेकिन उनकी नशिस्तें बढ़ गई हैं। नून लीग जिन्होंने 15 नशिस्तें हासिल की थी, उनकी नशिस्तें 2 रह गई हैं। जमात उलमा इस्लाम की भी 12 नशिस्तें मौजूद हैं और दीगर गैर इस्लामी की यानी अभी अगर पिछले से मवाजना किया जाए तो सबसे बड़ी लूज़र मुस्लिम लीग नून ही नज़र आती है। जैसे मैंने कहा कि उन्हें 15 मिली थी जो 2 रह गई। आज़ाद की तादाद जो पहले 2 थी वो ज़्यादा बढ़ गई। और PTI का जो मैं इब्तिदा में कहा गया कि 9 अरकान, उनमें एक और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो गए हैं, तो उनके 10 अरकान हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एक नशिस्तें कम हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस इंतखाबात में दोनों बड़ी पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो साबिका वज़ीर आला थे यानी 2009 में और 2015 दोनों को शिकस्त हो गई और स्पीकर भी कामयाब नहीं हो सके। इब्तिदा में तो ऐसा लग रहा था कि शायद जब नताइज का दिन था किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन इंतखाबी नताइज जब इख्तिताम को पहुँचे तो हमारे मरियम नवाज बीवी ने भी और पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो ने तो बाकायदा कहा है कि जनाब मैं धरना दूंगा। हुकूमत को यानी शिबली फराज साहब को जवाब देना था, लेकिन बिलावल साहब बड़े जोश व खरोश में थे सड़क पर। उसी अपने मुझे लगा अपनी वालदा और वालिद की तरह माइक उनके हाथ में था। बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है। साथियों, आप तो 12 सीटें जीत रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। हम अपना इलेक्शन कैंपेन जारी रख रहे हैं, हम एहतजाज जारी रख रहे हैं। हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे। जी हाँ, फिर शिबली फराज को तो यानी हुकूमत के तर्जुमान को तो आना ही था। शिबली फराज साहब ने कहा कि जी हमें इल्म था कि ये इस इलेक्शन को मुस्तरद कर देंगे। तो हमारे हुकूमती तर्जुमान का भी तो बयान सुनिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। इस वक्त हमने पहले भी यही कहा था कि जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था और वही हुआ कि जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने धांधली का, ऑपोजिशन का, खास तौर पे जो PMLN का जो एक एस्टेब्लिश्ड एक तरीकाकार रहा है, वो यही है कि इलेक्शंस वो ठीक होते हैं जिसमें वो जीते। जी, इंतखाबी नताइज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्राम निसार सैयद साहब हैं, जो पहले दिन से इस इलेक्शन को बड़े करीब से फॉलो करते रहे हैं। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आम तौर पर लोग कोयटा नहीं जाते और बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, पेशावर जाते नहीं हैं, गुफ्तगू करने लगते हैं जी बस ड्यूरल लाइन के इस तरफ उस तरफ की। और मैं भी क्योंकि बहरहाल ये इलेक्शन को करीब से नहीं दे सका, इस तरह मुस्तनद और एतबार से तो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने रुजू किया है मोहतरम निसार सैयद साहब से। निसार, आप पहले दिन से इसको फॉलो कर रहे हैं और जो पोल्स आ रहे थे उसमें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर बहुत यानी दिखाया जा रहा था कि PTI खासी बड़े मार्जिन से कामयाब होगी, यानी 13 नशिस्तें तो उसकी होंगी, लेकिन जो इब्तदाई नतीजा है उसमें 9 नशिस्तें हैं, एक और आ गए 10, तो एब्सलूट मेजॉरिटी तो उन्हें नहीं मिली ना। तो इस हुकूमत भले बना लें सही साहब। जी, PTI की जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी कि वो तकरीबन 14 से 16 सीटें हासिल कर सकेगी, लेकिन इस इंतखाबात के अंदर हमें नज़र आता है कि वो 10 सीटें अब तक हासिल कर चुकी है, जबकि उसके साथ साथ 7 आज़ाद उम्मीदवार इस इंतखाबात में कामयाब नज़र आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 और मुस्लिम लीग नवाज 2 और MWM 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सर नशिस्तें बल्तिस्तान रीजन से आई हैं, यानी बल्तिस्तान डिवीजन से उन्होंने ज़्यादा सीटें हासिल करी हैं। और वहीं उनके कुछ उम्मीदवार इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी कायदा, जिसमें जुल्फी बुखारी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब थे, उनसे ये शिकायत करते दिखाई देते थे कि गवर्नर
इसका गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल साहब का इंतखाब के हवाले से रवैया अच्छा नहीं है, यानी वो अपने गवर्नर से ही मुतमईन नहीं थे। और कुछ लोगों ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि शायद उनको आने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नर का किरदार भी है। इसलिए हम देखते हैं कि फ़िदा मोहम्मद नाशाद समेत वज़ीर हसन जैसे अहम उम्मीदवार जो कि यकीनी फ़तह रखते थे, वो उस इंतखाबात में अपनी सीटें हार चुके हैं बल्तिस्तान रीजन से, जहां पीटीआई बहुत मजबूत तस्वुर की जा रही थी और एमडब्ल्यूएम की हिमायत के बाद तस्वुर किया जा रहा था कि वो वहां पे नाकाबिल तस्खीर है। लेकिन उसके बावजूद फ़िदा मोहम्मद नाशाद जो साबिक स्पीकर भी रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सीनियर वजीर भी रहे थे, वो एक नाकाबिल यकीनी तौर पर जो है वो इस इंतखाबात को हार चुके हैं। जबकि उनके मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले और टिकट से महरूम रहने वाले वजीर सलीम साहब जीत चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के करीबी रफीक शुमार किए जाते हैं। इसी रोंदू की एक सीट जिसमें इनके वजीर हसन साहब जो साबिक हुकूमत वजीर थे, पीटीआई की निशस्त से हारे और उनकी जगह राजा नासिर साहब इस इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से जीत चुके हैं। और वो भी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल के करीबी अजीज भी हैं और शिगर से कामयाब होने वाले राजा आजम खान साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके दामाद भी कहे जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी मिसहैप्स आपको सामने नजर आएंगे। जबकि गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे अमजद एडवोकेट साहब जो उनके सूबाई सदर हैं, वो एक सीट गिलगित सिटी से एक सीट ले चुके हैं और नगर एक से भी, यानी 2 सीटों से वो जीते हैं। उसमें एक सीट से उनकी जीत एक्सपेक्टेड थी, लेकिन दूसरी सीट से जीतना ये भी पीटीआई के लिए शॉकिंग है। निसार साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवार यानी दूसरी बड़ा अगर मैं कहूँ ग्रुप या पार्टी की ऐसे से उभरे हैं, जो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में देख रहा हूँ कोई 4 ज़्यादा हैं, तो ये आज़ाद उम्मीदवार कुछ को तो आपने बताया ये वो थे कि जिन्हें तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया और कुछ ख्याल ये किया जा रहा था कि कहीं अगर ये पीटीआई को वोट ना देते तो एक फैसला कुन किरदार भी अदा कर सकते थे कि अगर नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी ये सब मिल जाएं और फिर ये आज़ाद आ जाएं। क्या इस बात का कोई इम्कान है कि अगर यानी अगर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कुछ इम्कान, आज़ाद किधर जाएंगे ज़्यादा? वैसे तो जाएंगे हुकूमती की तरफ, ऐसा लगता है, और जो आमतौर पर रवायत भी रही है। निसार साहब जी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों ने लामौला हुकूमत को ही ज्वाइन करना है, लेकिन इसमें से मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ करी कि वज़ीर सलीम साहब जो फ़िदा नाशाद के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, राजा नासिर साहब जो रोंदू में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इसी तरीके से जावेद मनवा साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के यानी कैंडिडेट थे लेकिन वो टिकट नहीं मिला और आज़ाद कामयाब हुए नगर से। इन 3 ने तो हतमी तौर पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना ही करना है, यानी ये 3 लोग वही हैं जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिल सका बावजूद इनकी ख्वाहिश के, तो ये तहरीक इंसाफ में ही जाएंगे। जबकि एक कैंडिडेट हैं शाबेग साहब जो आज़ाद हैसियत से दियामिर GBA 15 से जीते हैं, जो साबिक अपोजिशन लीडर भी थे कुछ अरसे के लिए, उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि उन पे ये एक इल्ज़ाम था कि वो तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी करीबी शुमार किए जाते हैं। वो आज़ाद हैसियत से जीत चुके हैं और शायद ये भी एहतमाल है कि शाबेग साहब भी तहरीक इंसाफ को ही प्यारे हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है वो आपको अर्ज़ करूँ, मुश्ताक हुसैन साहब घांचे GBA 22 से जीते हैं। इब्राहिम सनाई जो थे पीटीआई के, उनके मुकाबले में मुश्ताक साहब की भी ख्वाहिश थी कि उनको पीटीआई का टिकट मिले, वो नहीं मिल सका, वो आज़ाद हैसियत से जीते हैं और उनके बारे में भी यही इतलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज्वाइन करेंगे। एक कैंडिडेट जो आज़ाद जीते हैं वो है नवाज खान नाजी, जो कॉम्परस रहनुमा भी तस्वुर किए जाते हैं GBA 19 गिदर से। उनके बारे में सिर्फ ये एक शक है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपोजिशन बेंचों पे ही बैठने को जो है ना फौकियत देंगे। बाकी अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में ये कभी राय है कि वो चूंकि पीटीआई के लाइक माइंडेड हैं तो वो लामौला पीटीआई में जाएंगे और हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, तो जिसके बाद पीटीआई की हुकूमत 15 सीटें के करीब अपनी हासिल करने की पोजीशन में आ जाएगी। जबकि 22 तारीख को जो GBA 3 गिलगित के इलेक्शन जो पोस्टपोन्ड हुए हैं, उस इंतखाबात में भी पीटीआई की जो सोहेल शाह उनकी फतह यकीनी है। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि पीटीआई मजलिस वहदत की हिमायत के साथ 16 या 17 सीटों पर बराजुबान होने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस वही पोजीशन है ना कि जैसे पिछली बार तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी नून लीग के पास, गालिबन 15 नशिस्तें थी। अब ये तो कुछ पाकिस्तानी इलेक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए और मरकज़ में बनाने के लिए हमारी पीटीआई को बड़ी आज़ाद लेने पड़े, काफ लेने पड़े। अब ये ठीक है, यानी ये भी यहाँ भी यही होगा ना कि अगर 1 या 2 वोट के मार्जिन से और बड़ी मजबूत अपोजिशन भी सामने आएगी, JUI और नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो इसका
मजमूई तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी में भी तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वही होगा कि इन्हें खुश रखा जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अपनी मेजॉरिटी तो नहीं है। निसार साहब जी बरेलवी साहब, इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पीपल्स पार्टी 5 सीटें हासिल कर चुके हैं, यानी पीपल्स पार्टी के पास 3 सीटें और मुस्लिम लीग नून के पास 2 सीटें हैं। जेयूआई फिलहाल जो अभी तक इतलात हमारे पास मौजूद है उसमें जेयूआई कोई सीट हासिल नहीं कर सकी है। अलबत्ता जो दयामर में जो जीबी 17 है वहाँ पे जो पीटीआई के हैदर खान साहब कामयाब हुए हैं, उनके मुकाबले में रहमत खालिक साहब हैं जेयूआई के, जिनके दरमियान मुकाबला चल रहा है और वहाँ पे इस वक्त चिलास में भी आपको एहतजाज की इतलात आ रही हैं। यानी अभी तक जेयूआई की फतह डिक्लेयर नहीं हुई है और वहाँ पे जो गैर हतमी नताइज है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के हैदर खान साहब जीत चुके हैं। जो जेयूआई की जो पिछले दफा की जो कामयाब नशिस्त थी वो जीबी 15 थी, जहां से उनके ही साबका उम्मीदवार शाबेग साहब आजाद हैसियत से कामयाब हो चुके हैं, जिनके बारे में इम्कान है कि वो पीटीआई में चले जाएंगे। दूसरी बात यह कि अपोजिशन के पास 5 सीटें आएंगी तो अपोजिशन कोई 5 सीटों में कोई बड़ा रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई एक मजबूत हुकूमत के साथ यहाँ पे सामने आएगी और जितने भी आजाद, मैंने आपको जैसे अर्ज किया है, तकरीबन 4 आजाद कैंडिडेट्स वो हैं जो पीटीआई के हैं और इस इलेक्शन की शफाफियत भी यही है कि पीटीआई इलेक्शन को रिग किया है कि ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। 2009 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 13 सीटें हासिल करी थी, 2015 के इंतखाबात में पीएमएलएन ने 15 सीटें हासिल करी थी, तो पीटीआई ने उसकी निस्बत इंतहाई कम सीटें हासिल करी हैं अपनी पार्टी हैसियत से। जी लेकिन अगर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आगे पूछूं, आज मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बड़े जोशो खरोश से जो है सड़कों पर आ गए और आपने देखा जोश जज्बा, चोरी करने नहीं दूंगा वोट, इस तरह नून लीग भी आ गई, हज़रत मौलाना भी कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपके ख्याल में क्या, आप गिलगित बल्तिस्तान और पूरे एरिया की स्कर्दू वगैरह की डायनेमिक भी जानते हैं, लोगों से मिजाज से भी आशना है, क्या वहाँ जैसे इमरान खान ने 2014 के इलेक्शन के बाद एक धरने की तहरीक चलाई थी या अपोजिशन पीडीएम जो अब चला रही है, क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई के हुकूमत के खिलाफ अगर कोई अपोजिशन यानी पार्टियां मिलकर चलाती हैं वो सस्टेन करेंगी? यानी हफ्ता 10-15 दिन के जो हुकूमत बनने से पहले ही उसे हिलाएं गिराना तो बात की बात होगी। निसार साहब जी, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त हिकमत अमली नजर आ रही है वो चाह रही है कि एक आध सीट और वो प्रेशर गेन करके हासिल कर सके। यानी हल्का 2 जो उनके हाथ से छीना गया है जीबीए, जहां पे फतहुल्लाह साहब पीटीआई के 2 वोटों से कामयाब हुए हैं रिकाउंटिंग के अंदर, तो पीपल्स पार्टी एक प्रोटेस्ट के जरिए कोशिशें करेगी गेन कर सके। बाकी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा अपोजिशन की जमातों के पास इन इलाकों में कोई इतना ज़्यादा अवामी पजीराई नहीं है और जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, सख्त सर्दी है वहाँ पर, तो लोग ज़्यादा अरसे एहतजाज नहीं करेंगे और इसलिए पीपल्स पार्टी को एक सीट अगर मिल जाएगी तो वो इत्मीनान का शिकार हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि क्योंकि फतहुल्लाह साहब भी आपको पता है कि वो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं सीएम शिप के जीबी के, तो इसलिए ये सीट लेना उनके लिए बहरहाल मुश्किल नजर आता है अभी उस पार्टी के। अच्छा, आखिरी सवाल फिर वो ये रह गया, पीटीआई में आपके ख्याल में ये जो आप तमाम उम्मीदवार देख रहे हैं, कोई मुतवक्का, पहले तो हमसे नाम आने लगता था सीएम, कोई बहुत नुमाया नाम अभी तक, यानी हम लोग हमें शायद ना इल्म हो क्योंकि मैंने करीब से इलेक्शन को नहीं देखा है, किसको आप समझते हैं कि जो जिस पर सीएम शिप का ताज रखा जाएगा? पीटीआई की जानिब से कोई नाम ऐसे दे सकते हैं आप? जी, अभी जाहिरन तो कोई ऐसा नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन राजा ऑफ शिगर जो है राजा आदम खान साहब, जो मजबूत तरीन शख्सियत और एक बड़ी खानदान के हवाले से वहाँ पे एक बड़ी शख्सियत के तौर पे सामने आएंगे, जिनके अपने करीबी बोर्ड भी 3-4 हैं। रानी राजा जकरिया हो गया, इसी तरह राजा नासिर खान साहब हो गए और वजीर सलीम के 4-5 बोर्ड उनके अपने ज़ाती होंगे। तो इसलिए जो राजा आदम खान साहब हैं वो इंतहाई मजबूत कैंडिडेट हैं। दूसरी जानिब गिलगित से जो फतेहुल्लाह जो कैंडिडेट जीबीए 2 से 2 वोटों से जीते हैं, उनका नाम भी आप उन कैंडिडेट्स में शामिल कर सकते हैं जो सीएम शिप के लिए है। इसी तरीके से खालिद खुर्शीद साहब हैं, बैरिस्टर खालिद खुर्शीद जो अस्तोर से जीते हैं, और कर्नल उबैदुल्लाह बेग जो हुंजा से जीते हैं। इन 3-4 कैंडिडेट्स को आप जो है वो कह सकते हैं कि ये मुतवक्का या मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं आइंदा सीएम शिप के लिए। लेकिन इसमें राजा आजम खान साहब का पलड़ा उनकी खानदान की वजह से और बल्तिस्तान डिवीजन की जानिब से
पीटीआई को ज़्यादा सीटें दिलाने की वजह से जो है वो ज़्यादा भारी नज़र आता है। शुक्रिया निसार सैयद साहब। हमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अभी भी कुछ नशिस्तों पर इब्तिदा में जैसे एक सीट मजीद मिल गई पीपल्स पार्टी को, फिर तहरीक इंसाफ को एक नशिस्त मिली, तो कुछ इलाकों में गिनती जारी है। और हमारे निसार सैयद साहब का कहना था कि एक अभी भी पीर पार्टी ने ये जो मुजाहरा, जलसा जुलूस और प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं कि जो एक अभी तक क्लोज जो फाइट हो रही है या दोबारा गिनती हो रही है वहाँ वो कामयाब हो जाएं। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो बहुत गैर मुतवक्को तो नहीं, लेकिन बहरहाल जैसा कि इब्तिदा में समझा जा रहा था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो हासिल नहीं कर सके, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि वो इसमें हुकूमत बनाएंगे। एक और बड़ा इशू जो आपको इल्म है कि कोरोना की दूसरी लहर इस तेज़ी से आई है कि जिसमें 88% कहा जा रहा है इजाफा होगा, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए। किसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं, और हम ज़्यादातर चाहेंगे बाहर हो। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, जब से स्कूल खुले हैं, कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो एक हफ़्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। पब्लिक में जिधर भी लोग जमा हों उधर अगर ये मास्क पहन ले, हम सब मास्क पहन लें, इससे सारी दुनिया का तजर्बा ये है कि बहुत कम केसेस फैलते हैं। अगर अस्पतालों पे प्रेशर पड़ गया और सारे भर गए और वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया जो एक दफ़ा जून में पड़ा था, तो फिर मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कोरोना के दूसरी लहर की सूरत-ए-हाल इतनी संगीन है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो खुसूसी खिताब किया वो कोरोना पे था, और उसमें यकीनन सूरत-ए-हाल वाकई तशवीशनाक है। दूसरों को क्यों कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम भी उसको उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे कि कोई 88% इजाफा हुआ है। और अगर मैं नेशनल कमांड एंड जो है उसकी ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार को देखूँ तो उनका ये कहना है कि जनाब गुज़िश्ता 24 घंटे में 2128 कोरोना के मरीज़ रिपोर्ट हुए। और बहरहाल आज सूरत-ए-हाल बेहतर, यानी जो गुज़िश्ता दिन जो था वो अमवात 32 थीं, अब 19 मरीज़ जो है ज़िंदगी से हार गए। और अब जो मुल्क में एक्टिव केसेस, यानी जो आप समझें कि जो इस वक्त कोरोना के तकलीफ दे मरहले से गुजर रहे हैं, उनकी तादाद 28,000 तकरीबन कोई 50 के करीब हो गई है। लेकिन एक तक खुशाइन बात यह है कि कोई 3,23,800 समथिंग ने इस कोरोना को शिकस्त भी दी है। सूबे सिंध में कोरोना की सूरत-ए-हाल इतनी शदीद है कि हमारे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो इस कोरोना से बाकायदा लड़ रहे थे, और बहरहाल उनकी मजबूरी थी कि उन्हें शहरों गांव जाना भी पड़ रहा था, वो ख़ुद इसका में मुब्तला हो गए। और उनके 2 अरकान असम्बली और वज़ीर और एक और बहुत सीनियर वज़ीर जाम मदद अली, तो कोरोना के सबब उनका इंतकाल हो गया। जस्टिस साहब का हुआ तो कहा तो यही जाएगा कि हम लोग एहतियात करें, लेकिन सॉरी टू से मुझे ये कहते हुए ज़रा झिझक हो रही है। और इतनी मैं एतमाद से ये नहीं कह रहा कि हम समेत लोग भी शायद इस पर उस तरह अमल नहीं कर रहे, यानी मार्च निकाल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं, PMA के सेक्रेटरी जनरल। और जैसा कि मैंने कहा कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है उसने जिस तेज़ी से अपनी लपेट में लिया है, अमवात में इजाफा हुआ है, नए केसेज में इजाफा हुआ है, हत्ता कि वज़ीर आला सिंध और कई और वज़ीर की लपेट में आ गए। डॉक्टर कैसर सज्जाद बड़े पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के बड़े सीनियर सरगर्म, यानी डॉक्टर तो अपने हैं ही, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन तंजीमी तौर पर भी PMA की क़यादत संभाले में। डॉक्टर साहब, ये जो आप लोग तवातुर से महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, हुकूमत को कहते रहे कि लॉकडाउन के सिलसिले में एहतियात करें, तालीमी दाव करें, लेकिन आपने देखा अवाम का तो खैर अपना मिजाज है ही पाकिस्तान का, लेकिन आपका क्या ख्याल है ये जो इतना तेज़ी से इजाफा हुआ है,
इसका सबब यह है कि हमने बगैर एसओपी के तमाम जो थे खोलने की इजाज़त दे दी, तालीमी इदारों को, शादी घरों को, मॉल को और रेस्टोरेंट्स को, और लोग तो फिक्र ही नहीं करते। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। देखिए, बात सारी ये है कि ये डे 1 से हमने कोरोना वायरस को सीरियस नहीं लिया है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी, उसका करम है कि ये कुछ केसेस जो है खुद ब खुद नीचे आते चले गए। शायद कोई टेक्निकल चीज हुई होगी हमारी तरफ जिसमें ये बेहतरी आ गई, लेकिन वो बेहतरी आई तो हमने वक्त से पहले खुशियां मनाना शुरू कर दिया और ये कहा कि मैसेज लोगों को पास किया गया कि शायद ये कोरोना पाकिस्तान से खत्म हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो रिलैक्स हो गए। लोगों ने तमाम एसओपीज को छोड़ दिया जो थोड़ा बहुत भी करते थे, और फिर सब चीजें खुल गई, जैसा कि अभी आपने कहा कि स्कूल और बाकी सब चीजें और खुलने भी थी। जाहिर है कि मईशत को भी बचाना था, लेकिन कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हमारे मुल्क में नहीं बनी और ना ही कोई कानून साजी की गई कि साहब एसओपीज को जो फॉलो नहीं करेगा उसको ये इस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी या फाइन किया जाएगा। तो चुनांचे हुआ यही है कि जो दूसरी वेव आने जो दुनिया में आई है वो पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली आ गई है, जो कि बहुत ही लीथल है, जानलेवा साबित हो रहा है और बहुत तेजी से, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर लोग इंतकाल कर जाते हैं बीमार होने के बाद। तो हुआ यही है कि लोगों करें क्या डॉक्टर साहब? एक तो यह है कि मैं खुद दूसरों को क्यों कहूँ, मैं खुद अपने खुद को देखता हूँ, दोस्त अहबाब को देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। हम लोग जब नहीं कहते तो हम दूसरों को क्यों तलकीन करें? लेकिन अब आप क्या तजवीज़ करेंगे? अभी आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर तो की, लेकिन उनकी मेरे ख्याल में क्योंकि आपको इल्म है कि ये पॉपुलर बात नहीं है कि लोग कारोबार बंद कर दें, घरों से ना निकलें। लोग ये चाहते हैं जिस तरह के घूम फिर रहे हैं उसी तरह खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाए। तो हुकूमत भी इसलिए मोहतात है डॉक्टर सज्जाद। तो अब आपके ख्याल में क्या उन्हें इक़दाम करनी चाहिए? सख्त इक़दाम, सख्त लॉकडाउन या एसओपी पे अमल दरामद, इसके लिए क्या तजवीज़ करेंगे डॉक्टर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक बात है। लोगों को जो है वो एसओपीज पे सख्ती से अमल करना पड़ेगा, अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, अपने प्यारों की हिफाजत करनी पड़ेगी और साथ ही हुकूमत को एसओपीज पे फॉलो कराना पड़ेगा, उस पर अमल दरामद कराना पड़ेगा। हुकूमत कैसे करे? पुलिस भेज देगी क्या? रेंजर भेजे फिर वो लोग लड़ना शुरू हो जाएगी? नहीं जी, कानून बना के उस पे काम करें, और अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो मैं शायद ये देख रहा हूँ कि हुकूमत और लोग खुद मजबूर होंगे घर बैठने के कि जो फिजा जो पहले हो चुकी थी अल्लाह ना करे कि दोबारा हो, क्योंकि अब जो है तमाम वार्ड के अंदर वो सिचुएशन नहीं है जो कि पहले थी। अब खुदा ना खास्ता अगर ये मरीज कोरोना के ज्यादा बढ़ गए और हॉस्पिटल पे लोड बढ़ गया और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पे लोड बढ़ गया तो सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है। लिहाजा तमाम लोगों को, आपकी बात से मैं बहुत ही हद तक इत्तेफाक करता हूं कि इवन के अस्पतालों के अंदर लोग एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जो सहाफी बरादरी है, मैं देख रहा हूं कि वो नहीं एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस के अहलकार हैं, जो हुकूमत के अहलकार हैं, जो हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है, जो लीडरान है, वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अवाम उनको देख के कैसे वो एसओपीज को फॉलो करेगी? पहले हम खुद फॉलो करेंगे तो लोग अवाम भी करेंगे। और दूसरा, मुझे मीडिया से एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि मीडिया खुदारा ऐसी कोई मीटिंग ना दिखाए जिसमें कि लोग हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं। इस पोर्शन को कट किया जाए ताकि लोग जो है वो ये ना समझे कि जी ये टीवी पे जो बोल रहे होते हैं कि जी हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं, ये तो खुद गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हमें कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। प्लस आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को कि जो इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगा, तो खुदारा वैक्सीन आने में बहुत टाइम, लेकिन इस वक्त जो वैक्सीन मौजूद है उसका नाम है मास्क। आप जब भी हुजूम में जाएं तो ये वैक्सीन लगा के जाएं। क्या दोबारा कहिएगा इंग्लिश में किस तरह, क्या जरा वादे मॉल? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आएगा तो हम इस वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो वैक्सीन मौजूद है हमारे पास उसका नाम है मास्क।
ओके। तो मास्क अगर आप लगा के रखते हैं तो आप यकीन करें कि ये वैक्सीन है, ये आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, मास्क जब भी आप हुजूम पे जाए तो जरूर लगा के जाए। हाथ को आंख, नाक और मुंह की तरफ जरूर बिल्कुल ना लेके जाए। जब भी जाने की जरूरत पड़े तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से या सैनिटाइज करें और आपस में गुफ्तगू के दरमियान कम से कम 5 से 6 ठीक है। फीट का फासला डॉक्टर कैसर सज्जाद ये कह रहे थे कि वाहिद वैक्सीन ये कि हम मास्क लगाएं। मास्क, पहले मैं समझा कहीं कोई नई दवा का नाम तो नहीं बता रहे, क्योंकि जरा डॉक्टर साहब बड़े बिजी थे इस वक्त और मुझे कह रहे थे कि जनाब मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और उनका कहना है फ़िलहाल एक ही वैक्सीन है, यानी मास्क लगाएं। और मीडिया पे भी आप देखें, आइंदा मैं हो सकता है कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ और एहतियात बरतूंगा कि मास्क से पता नहीं प्रोग्राम हो सके या नहीं, लेकिन ब्रेक की तरफ चला जाऊं क्यों ना, इसलिए कि ज़रा एक मैंने दिवाली में शिरकत की थी और ये दिवाली में शिरकत करके जब मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाऊंगा जहां मैं था, तो हिंदुस्तान को जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में लगा रहता है, जो मुस्लिम दुश्मनी में अपना सारा वक्त ज़ाय करता है और अपने वसाइल इस्तेमाल करता है, उन्हें ये पैगाम मिले कि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी किस तरह खुशी से जोश व जज्बे से दिवाली मना रही है। तो ब्रेक में के बाद जब आप मुझे देखेंगे जो मैं कल दिवाली की तकरीब में था। देखूं जो तेरे हाथ तो लगते हैं तेरे हाथ, मंदिर में फ़कत दीप जलाने के लिए हैं। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जानिसार अख्तर के बेटे जावेद अख्तर का शेर है और मैं साथ खड़ा हूँ सीमा के साथ, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और जब इन्होंने यहाँ दिवाली के मौके पर मुझे आने की दावत दी तो मैंने सोचा कि बहरहाल कोई सियासी सवाल नहीं करूँगा, लेकिन सीमा बीबी इस दिए को क्यों ना आहिस्ता से यहाँ रख दें। और आप सीमा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट नहीं कहूँगा। और हम यहाँ कराची में जो मंदिर हैं उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कैंट स्टेशन के पास है, उसके सामने हम खड़े हैं। सीमा, कोई अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में कुल कितने मंदिर हैं और कराची में कितने मंदिर हैं? खैर मुझे एक्यूरेट तादाद तो नहीं पता, लेकिन अगर हम कराची में देखें तो जो बड़े मंदिर हैं वो तकरीबन हमारे पास इस वक्त 4 मंदिर मौजूद हैं। क्लिफ्टन पे शिव मंदिर है और M.A. जिना रोड पे जो है स्वामी नारायण का मंदिर है और के माड़ी पे जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर मौजूद है। और इसके अलावा ये SST धाम और इसके अलावा जो कंपाउंड्स कम्युनिटीज़ जहां आबाद हैं, जैसे शीतला माँ का मंदिर है और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। अगर इस तरीके से देखें तो सैकड़ों की तादाद मिले, लेकिन जो मेन सेंट्रल और हब ऑफ द सिटी के अंदर जो बड़े टेम्पल्स हैं वो खास करके स्वामी नारायण मंदिर और शिव मंदिर क्लिफ्टन पे मशहूर। हमारे साथ मंगला शर्मा जी आ गई हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, MP हैं। आप ये जो ख़ास तौर पर आपके यहाँ दिवाली है या होली है, ओवरऑल आप समझती हैं, मैं कोई इसमें कहा सियासी गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मंदिर में खड़े हैं, मस्जिद में हो, हमारे गाँव में सियासी गुफ्तगू के लिए जलसे जुलूस होते हैं, तो आपने जो इतनी पूरी स्ट्रगल के बाद क्या महसूस किया? अगर मैं अपनी जद्दोजहद को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले दिन से, आज से 20 साल पहले जब सफ़र शुरू किया, उसके बाद से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो उसमें मुझे कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिली। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लेडी जब सामने आई तो मुझे हर जगह पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं जो इस सिंध असेंबली में भी हूँ तो वो मैं विमेन सीट पर हूँ, मुस्लिम सीट पर, माइनॉरिटी सीट पर नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये है कि एक अच्छा जेस्टर है, क्योंकि हम तो वो है धरती धड़ी हैं, हम यहाँ बरसों से आबाद हैं, बल्कि कहना चाहिए सिंध के असल वारिस हम लोग हैं। बाकी लोग तो बाद में आए और ये तो तारीख में पता है कि किस तरह से लोगों ने आके सिंध पे हमला किया और यहाँ आके रच बस गए। ये एक लंबी तारीख हो जाएगी। आज खुशी के दिन सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अच्छा लगता है हमें जब हम भी अपना त्यौहार
त्यौहार उसी तरह से मना रहे होते हैं, जा रहे हैं। तो जिस ये आपका दिवाली या वो जो होली हम लोग ज़्यादा सुनते हैं, ये हम लोग जिस तरह ईद मनाते हैं और जो हमारे 12 रबीउल होता है, इसी तरह का त्यौहार है क्या? इसका कुछ पस मंज़र है तारीख़ी दिवाली का? दिवाली मेन ये है कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार साल में, जिस तरह ईद उल फितर आपकी होती है, इस तरह ये दिवाली होती है। और जो हमारे श्री रामचंद्र जी ने अपने वालिद के हुक्म पर 14 साल का वनवास जंगल में वो गुजारा था, और क्योंकि उनके पिता ने उनको ये आदेश दे दिया था कि उन्हें जाना है, तो एक फर्माबरदार बेटे की तरह उन्होंने वहाँ जाके वो 14 साल गुजारा। वहाँ उन्होंने रावण को मारा, और जो कि एक जुल्म और का एक सिंबल था। उसको मारने के बाद जब वो यहाँ पर आए वापस अपने आके उन्होंने हुकूमत ली अयोध्या नगरी में, तो इसकी खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। साथ साथ सदियों से लक्ष्मी माता की पूजा होती है। लक्ष्मी माता धन की देवी है, हमें धन, इज़्ज़त, एहतराम, वो हमारे, हम उसके पूजा करते हैं। उसके बाद ये दिए जलाते हैं जो रामचंद्र जी के उसमें। और साथ ही साथ एक और बात बताऊं कि दिवाली हमेशा अमावस को होती है, और चूंकि अमावस की काली रात है, इसलिए जब रामचंद्र जी वापस अपने नगरी में आए थे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका इस्तकबाल किया था कि वो रास्ता न भूल जाए। एक तो ये कि ह्यूमन राइट के हवाले से मैं भी जेल गया हूँ, मैंने भी सख्तियाँ की हैं, मैंने भी बेरोज़गार किए हैं, मुझे भी बड़ी मुश्किलात पेश है। लेकिन आखिरी सवाल, जिस तरह मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में लोग अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आप लोग अपने मंदिरों में अगर जाते हैं, कोई मुश्किल, कोई वो तो नहीं इस तरह? देखिए, वो मंदिरों में हम जाते हैं और ये बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। लेकिन अब जो हालात हैं, लोगों में जो एक बर्दाश्त का लेवल कम है, वो ओवरऑल सोसाइटी में, तो उसने जो है मुश्किलात पैदा की हैं। और वहाँ पर रियासत का काम है कि वो बहुत करती है, रिस्पॉन्ड भी करती है, लेकिन अगर अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ है तो उसमें रियासत को और ज़्यादा आगे आना होगा, क्योंकि चंद अनासिर हैं जो इस तरह के काम करते हैं, वो हर दुनिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन जितना अच्छा हम ओवरकम कर लें, क्योंकि आज भी हालात ख़राब होने के बावजूद मंदिरों में जाते हैं और इस तरह से कर रहे होते हैं। और आप ये कहेंगे कि खुशी के इस मौके पर मैं सीमा से और मंगला से, जो हमारे बहुत तवील अरसे से हमारा इनका ताल्लुक़ और वास्ता है, और वही अपने ह्यूमन राइट और वही डिस्क्रिमिनेशन बैठे, भाई खुशी का मौका है। और मुझे तो यहाँ देखिए बच्चे बच्चियाँ चार जानिब कराची शहर के क़ल्ब में, और ये एक मंदिर नहीं, यहाँ जितने भी मंदिर हैं वहाँ ऐसे ही सेलिब्रेशन का माहौल है, जो ये पैगाम दे रहा है, कराची शहर हो, पूरा पाकिस्तान हो, अगर कोई ज़्यादती हो रही है, अगर कोई ह्यूमन राइट या वुमन राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो पूरी कौम के साथ हो रही होगी, इस बुनियाद पर नहीं कि सीमा या मंगला के साथ। और मैं भी उसी क्योंकि प्रोसेस से रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई मैं वहाँ पर हूँ, जैसे अपने जो हमारे त्यौहार होते हैं, जो यहाँ पर खुशी होती है, बच्चे बच्चियों के चेहरे, हाथों में दिए, और फिर इतना खूबसूरत तरीके से सुर ताल को रखते हुए ये जो पढ़ा जा रहा है आपका।